नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए परसेंटेज का टॉपिक। परसेंटेज के टॉपिक के बाद हम एक आपका यूपीएसआई का प्रीवियस पेपर भी सोल्व कराएंगे और इसी तरीके से जितने भी प्रीवियस पेपर होंगे सबके सबको सोल्व आउट कराएंगे। परसेंटेज जो टॉपिक है ये अर्थमेटिक में की जान है। अर्थमेटिक का तकरीबन 40% हिस्सा हम परसेंटेज से सोल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेज में हम पढ़ेंगे क्या, तो ध्यान से देखिए कि परसेंटेज है क्या। अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब होगा कि चीजों को 100 पर रिप्रेजेंट करना, यानी कि किसी भी चीज को 100 के सापेक्ष रिप्रेजेंट करना क्या कहलाएगा, प्रतिशतता कहलाएगा। अब प्रतिशतता का यूज होगा किस तरीके से, तो ध्यान से समझें। प्रतिशतता का मतलब होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। नंबर 2, आपको इसमें देखना होगा रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, यानी कि भिन्न और प्रतिशत के बीच रिलेशन। और तीसरा पॉइंट आपको जो समझना होगा वो होगा आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ आप परसेंटेज को किस तरीके से यूज करेंगे, यानी कि आप यूज किस तरीके से परसेंटेज को करेंगे क्वेश्चन के साथ, यानी कि लैंग्वेज यूज इन परसेंटेज। आपको ये तीन चीजें बेसिक चीजों पे काम करना होगा। ये तीन चीजों में से आप सबसे पहले फ्रैक्शन की बात करते हैं कि फ्रैक्शन है क्या। क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब मान लिया आपने कहा कि 2/5 है, तो बेसिक चीज है कि अगर मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनी टाइम्स, 20 टाइम्स, यानी कि 40%। तो आपका परसेंटेज रिजल्ट क्या होगा, 40%। कितने परसेंट होगा, 40% होगा। कितने परसेंट होगा, 2/5 आपका कितना होगा, 40% होगा। यानी कि परसेंटेज ही फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। परसेंटेज एक रिप्रेजेंटेशन है फ्रैक्शन का। तो हम बात करेंगे किस फ्रैक्शन पर, तो अब आप फ्रैक्शन को देखेंगे कि किस तरीके से फ्रैक्शन का हुआ। चलिए, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अब आप ध्यान से समझें, फ्रैक्शन 2 टाइप की होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। मान लिया आपने कहा कि कोई भी फ्रैक्शन है n/d। n/d का n का मतलब न्यूमरेटर यानी कि अंश, d का मतलब हर यानी कि डिनोमिनेटर हर। अब आप यहां थोड़ा ध्यान दीजिए। सपोज आपने कहा कि 5/2 है और डिवाइड किया, तो अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो आपका रिजल्ट होगा 2.5, यानी कि 5 को 2 से डिवाइड करा तो 2.5 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 17 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या होगा, तो 17 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट होगा आपका कितना, 2 से 8 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 0.5, यानी कि 8.5 होगा। या आप थोड़ा और समझें इसे, आपने कहा कि 35/2 है, डिवाइड किया तो रिजल्ट होगा 17.5, यानी कि मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब मैं 2 से डिवाइड किया तो जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद डिजिट्स क्या है, लिमिटेड है, यानी कि काउंट किए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, सपोज
32 इज डिवाइड बाई 5, यानी कि 32 को अगर 5 से डिवाइड करूँ तो क्या रिजल्ट क्या होगा, तो 5 से डिवाइड करूँ तो कितना, 5 37 और 5 चौक 20, यानी कि अगर मैं 5 से भी डिवाइड करूं तो रिजल्ट होगा 6.4, यानी कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगे वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि 65/10, यानी कि आप 10 के अंदर 2 भी दिखाई देगा और 5 भी दिखाई देगा, तो इसका मतलब है कि 2 और 5 के ही फैक्टर केवल 2 और 5 के ही फैक्टर केवल से अगर मैं डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या होगा, 6.5। तो यहां भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट के बाद डिजिट्स को। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की बात है, तो अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाए और डिनोमिनेटर केवल 2 की पावर n या 2 की पावर m या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट का हो, यानी कि आप ये बात कह सकते हैं कि 2 की पावर m के फॉर्मेट या 5 की पावर m के फॉर्मेट या 2 की पावर m का फॉर्मेट इंटू 5 की पावर n का फॉर्मेट। अगर इस फॉर्मेट में होगा तो इसका मतलब होगा कि आपका फ्रैक्शन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आप ज़्यादा इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इससे कोई इशू है नहीं है। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 का फैक्टर या केवल 5 का फैक्टर या 2 और 5 के ही केवल फैक्टर हों, तो जो आपका डिजिट मतलब फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन कैसा होगा, पॉइंट टर्मिनेट हो जा रहा होगा। तो इसका मतलब होगा कि इस तरीके की फ्रैक्शन क्या होगी, आपकी टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी, यानी कि शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। लेकिन किस कंडीशन में होगा, अगर आपका डिनोमिनेटर केवल 2 की पावर का हो या 5 की पावर में हो या 2 और 5 की पावर में हो, केवल इन 3 ही फॉर्मेट में हो, तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इनसे अलग कुछ भी है, अगर इनसे अलग कुछ भी है, मान लिया 1/3 है या 7/3 है, आप देखिए आगे देखते हैं किस तरीके से समझें। देखिए आपने कहा 1/3 है, यानी कि आपने ये बात देखी कि जहां फ्रैक्शन जो है उसके डिनोमिनेटर के अंदर ना तो 2 की पावर n है, ना ही 5 की पावर n है, और ना ही 5 की पावर n इंटू 2 की पावर m है। यानी कि इन तीनों ही फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट आपका यहां पे नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 0.10, 3 टाइम्स 9, 1, 3 टाइम्स 9, 1। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है चलता चला जाएगा और आपका जो पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे, आप उन डिजिट्स को काउंट नहीं कर सकते, आप उन डिजिट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसा डेसिमल आपका क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। मान लिया आपने कहा 2/7 है, तो क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों है, क्योंकि जो 7 है, 7 के अंदर ना तो 2 है, ना ही 5 और ना ही 2 इंटू 5 का कोई फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि 2/7 एक नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव है। अगर ये अशांत दशमलव है तो अब एक छोटी से कंसेप्ट की बात करते हैं, इस पे ध्यान से समझिए। मान लिया
आपने कहा 37 इज डिवाइड बाई 2, तो आपने रिजल्ट क्या है 2 1 2 18.5, यानी कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है तो कितने डिजिट हैं जी, तो डिजिट आपके पॉइंट के बाद होंगे कितने डिजिट, एक डिजिट होगा। कितने डिजिट होंगे, एक ही डिजिट होगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। तो यहाँ पे 2 की पावर है कितनी, तो 2 की पावर भी 1 है। तो इसका मतलब अगर यहाँ 2 की पावर 1 है तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स भी एक ही है। अब आपने कहा कि 125 इज डिवाइड बाई 4, तो आप कहोगे कि जो 4 है इस 4 को 2 की पावर 2 के लिखा जा सके, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 125 इज डिवाइड बाई 4, तो अगर डिवाइड कर दूं तो कितना, इतना जी, यानी कि 31.25। 31.25 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर अपोन में 4 था यानी कि 2 की पावर 2 थी, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए जी, 2, यानी कि डिजिट्स कितने होंगे आपके, तो जो डिजिट्स होंगे आपके, तो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद कितने, 2 डिजिट। कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर अपोन में यानी कि डिनोमिनेटर 2 की पावर के फॉर्मेट का हो, 2 की पावर के फॉर्मेट का हो, तो जितनी मैक्सिमम पावर होगी वही पॉइंट के बाद इतने ही नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट होंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी नंबर n इज डिवाइड बाई 2 की पावर 32 है, तो पॉइंट के बाद यानी कि पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने होंगे, तो आप कहोगे कि पॉइंट कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, इसके बाद नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो कितने होंगे, 32 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे, 32 डिजिट होंगे, बशर्ते जो n है वो 2 से डिवाइड ना हो, बशर्ते कि जो n है वो 2 से डिवाइड ना हो। तो कितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद में, 32 डिजिट्स होंगे, यानी कि 32 डिजिट होंगे उस कंडीशन में। अगर आपने कहा कि n अपॉन 5 की पावर 17, बताओ जी पॉइंट, अगर कोई नंबर n है उस नंबर को 5 की पावर 17 से डिवाइड कर दिया जा, तो जो रिजल्ट होगा, तो पॉइंट के बाद आपके नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, यानी कि पॉइंट कितने डिजिट छोड़ने के बाद लगेगा। तो इसका मतलब है कि अगर 5 की पावर 17 है, तो जितनी 5 की पावर होगी इतना ही डिजिट आप क्या होंगे पॉइंट के बाद लगा पा रहे होंगे। यानी कि यहाँ कितने डिजिट होंगे जी पॉइंट के बाद, तो 17 डिजिट्स के बाद आपका क्या होगा, पॉइंट कैलकुलेट होगा, यानी कि पॉइंट 17 डिजिट के बाद आप यहाँ लगाओगे। यानी अगर 2 की पावर होगी और 5 की पावर होगी, डिनोमिनेटर 2 की पावर के फॉर्मेट का या फिर 5 की पावर के फॉर्मेट का होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो पॉइंट के बाद होंगे वो उतने ही होंगे जितना 2 या 5 की पावर होगी। लेकिन अगर मैं यहां आपसे कहूं कि n इज डिवाइड बाई 2 की पावर m इंटू 5 की पावर x, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर x, और जो x है इज ग्रेटर देन m, यानी कि जो x है वो बड़ा है किससे, m से। यानी कि जो x पावर है, यानी कि 5 की पावर जो x है वो x पावर जो है वो m से बड़ी है, यानी कि 2 की जितनी पावर है उससे बड़ी पावर किसकी है, 5 की पावर उससे बड़ी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, तो यहां आप पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट करोगे, तो जो मैक्सिमम पावर होगी, तो मैक्सिमम पावर यहां कितनी होगी, तो आप कहोगे कि x आपने बढ़ा दिया तो m से बड़ा क्या है, x है, तो इसका मतलब कितने डिजिट होंगे जी, तो आप कहोगे कि x डिजिट होंगे। कितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा, x डिजिट के बाद आपका पॉइंट कैलकुलेट होगा। यानी कि इस नंबर अगर n किसी नंबर को मैं डिवाइड कर दूं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर x से, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर x से, जबकि x इज ग्रेटर देन m, तो जो डिजिट होंगे पॉइंट कितने डिजिट के बाद कैलकुलेट होगा, तो x डिजिट के बाद कैलकुलेट होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, समझिए। मान लिया आपने कहा 137 इज डिवाइड बाई 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 7। तो आप अगर इस एक्सप्रेशन को यानी कि 137 को मैं डिवाइड कर दूं 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 7 से, तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, यानी कि पॉइंट कितने डिजिट को छोड़ने के बाद लगाया गया होगा। तो आप कहोगे कि जो 2 की पावर है 8, 2 की पावर है 8, वो पावर 5 की पावर 7 से क्या है, बड़ी है।
5 की पावर 7 से क्या है, बड़ी है। तो अगर 5 की पावर 7 से बड़ी है, और मैं अभी आपको बता कि जो पावर बड़ी होगी उतने ही डिजिट होंगे पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब होगा कि यहां पावर किसकी बड़ी है, 2 की पावर 8 बड़ी है, तो इसका मतलब यहां पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे 3, 3, 6, 7 और 8, यानी कि 8 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे, 8 डिजिट होंगे इसमें, 8 डिजिट पॉइंट के बाद। यानी कि अगर 137 को इस नंबर से डिवाइड कर दूं, 137 को इस एक्सप्रेशन को सोल्व आउट करूं, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे, तो आप कहोगे पॉइंट के बाद डिजिट होंगे 8 डिजिट। तो इसका मतलब है कि आप फ्रैक्शन समझ पाए होंगे कि फ्रैक्शन है क्या, क्योंकि फ्रैक्शन ही परसेंटेज का बेस है। तो परसेंटेज के बेसिक पार्ट को समझने के लिए आपको कमांड होना जरूरी है फ्रैक्शन पर। अब थोड़ा आगे चलेंगे, इससे समझिए किस तरीके से। मान लिया आपने कहा 1027 और इसको डिवाइड कर दिया आपने किससे, 5 की पावर 12 इंटू 3 की पावर कितना, 15। अब आप बताओ कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद कैलकुलेट होगा। तो आप कहोगे कि अगर पॉइंट कैलकुलेट होगा तो कैलकुलेशन के लिए केवल क्या होगा, तो कैलकुलेशन के लिए डिजिट निकालने के लिए पॉइंट के बाद में 2 ही कंडीशन होंगी। नंबर 1, अगर मैं n को डिवाइड करूं किससे, 2 की पावर n से, या किससे डिवाइड करूं, 5 की पावर m से, या किससे डिवाइड करूं, जी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m से डिवाइड करूं, तो ही जो आपका फ्रैक्शन होगा टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में ही आप बताएंगे कि नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे पॉइंट के बाद, यानी कि पॉइंट कितने डिजिट छोड़ने के बाद लगेगा। ये केवल इस फॉर्मेट में ही आप बता सकते हैं कि अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर n या 5 की पावर m, या फिर आप कह सके 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में, यानी कि या तो 2 का फैक्टर हो, या केवल 5 का फैक्टर हो, या केवल 2 और 5 का फैक्टर हो। इससे अलग कोई भी फैक्टर आपको क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। तो इसका मतलब है यहां 5 की पावर 12 तो है, यानी कि 5 की पावर m का फॉर्मेट तो है, लेकिन 3 की पावर 15, अगर 3 की पावर 15 होगा तो इसका मतलब है कि 3 की पावर, कोई भी 3 की पावर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगी। तो इसका मतलब होगा यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आप उसको डिजिट को काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ, मैं 2 चीज समझाई आपको, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेटिंग क्या है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब होगा किसी भी संख्या को या तो 2 की पावर केवल n से, यानी कि केवल 2 के ही फैक्टर से डिवाइड किया जाए, या केवल 5 के ही फैक्टर से डिवाइड किया जाए, या केवल 2 और 5 के ही फैक्टर से डिवाइड किया जाए, यानी कि 10 इत्यादि के फैक्टर से डिवाइड किया जाए, तो ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और उसी कंडीशन में हम पॉइंट के बाद कितने डेसिमल हैं कैलकुलेट कर पाएंगे, बशर्ते आपको केवल 2 की पावर n या 5 की पावर के फॉर्मेट या 2 और 5 की पावर के फॉर्मेट में ही क्वेश्चन दिया गया हो। अगर आपको इससे अलग 3 की पावर 15 या 7 की पावर 15 या 9 की पावर 10 या 9 की पावर 2 कुछ भी इस तरीके से दिया गया हो, तो आप पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। उम्मीद है कि जितना मैं आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अब मैं आपको इससे आगे लेके चलता हूं कि फ्रैक्शन में और आपका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। समझिए, सही भिन्न या आप पूर्णांक भिन्न, पूर्णांक भिन्न भी कह सकते हैं, यानी कि इंटीजर फ्रैक्शन क्या है समझिए। मान लिया आपने कहा 3 का बार 0.5 है, 3 का बार 0.5 है, तो इसका मतलब है क्या कि 3 का बार 0.5 है, इसका मतलब है क्या, तो 3 का बार 0.5 है, तो इसका मतलब है साहब कि आप इस रिजल्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं कि पॉइंट जो अगर पॉइंट से पहले बार है, पॉइंट से पहले 3 है और 3 पे बार है, तो इसका मतलब होगा रिप्रेजेंटेशन जो होगा 3 के बार का, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो -3 होगा।
प्लस 0.5 या आप कह सकते हैं 0.5। तो रिजल्ट क्या हुआ जी आपका, तो माइनस के 2.5। यानी कि अगर मैं पॉइंट से पहले बार का यूज करूं तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली माइनस में क्या होगा, माइनस के 2.5 होगा। कितना होगा, माइनस के 2.5 होगा। अगर माइनस के 2.5 होगा, इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि 7.3 है और बार 7 पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस के 7 और प्लस का कितना 0.3। तो रिजल्ट क्या होगा जी, माइनस के 6.7, माइनस के 6.7 रिजल्ट होगा। अब आप ध्यान से समझिए, यानी कि अगर पॉइंट से पहले बार होगा तो इसका मतलब, उसका मतलब क्या होगा कि वो केवल वो डिजिट, केवल वो ही पूर्णांक, वो ही इंटीजर नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा और पॉइंट के बाद वाला जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है, मान लिया आपने ये बात कही, ए का बार पॉइंट बी का बार, यानी कि ए का बार पॉइंट बी का बार, तो इसका मतलब है क्या, तो ए का बार पॉइंट बी के बार का मतलब है आपका पॉइंट ए का बार, सॉरी ए का बार पॉइंट बी का बार। इसका मतलब है क्या कि साहब जो ए का बार होगा ना, तो ये आपके चिन्ह को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, साइन को, यानी कि ये आपके चिन्ह को रिप्रेजेंट करेगा। और कैसे चिन्ह को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस के साइन को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस के साइन को। और अगर बी पॉइंट के बाद बार है तो इसका मतलब होगा ये रिपीटेशन को, रिपीटेशन को क्या करेगा जी, रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि पॉइंट से पहले जो बार होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन को रिप्रेजेंट करेगा, और साइन क्या होगा, नेगेटिव। और जो पॉइंट के बाद रिप्रेजेंटेशन होगा बार का, उसका मतलब होगा रिपीटेशन। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से आप रिपीटेशन को भी ध्यान से देख सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर। अब थोड़ा इससे आगे चलें तो ध्यान से समझिए। मान लिया जा मैं आपके सामने कहूं किस तरीके के क्वेश्चन, समझिए। मान लिया मैं आपसे कहूं 5 सही 3/11, यानी कि 5 होल 3/11 प्लस 9 होल 4/11, यानी कि 9 सही 4/11 और 5 सही 3/11 को जोड़ना चाहिए। तो जोड़ेंगे किस तरीके से, ध्यान से समझिए। अगर मैं आपके सामने ये बात कहूं कि 5 3/11 इक्वल टू, तो इसका मतलब होगा 5 प्लस 3/11, यानी कि अगर सोल्व आउट करूं तो 11 पंजे 55, 55 और 3 कितने 58 बटे कितना 11, यानी कि 5 सही 3/11 का मतलब आपका होगा 58/11। या तो इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी कि मैं 5 सही 3/11 को इस तरीके से प्लस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो क्या मैं इस तरीके से इसको यहां लिख सकता हूं कि 5 प्लस 3/11 प्लस 9 प्लस 4/11। अगर इस तरीके से लिखूं तो 5 और 9 कितने होंगे, तो आप कहोगे 5 और 9 कितना होगा 14, कितने होंगे 14 प्लस, और अगर दोनों फ्रैक्शंस को जोड़ दूं तो कितना होगा, तो आप कहोगे 7/11 होगा। अब ध्यान से समझिए, मान लिया जा कि 5 सही 3/11 को आपने कहा 5 प्लस 3/11, तो क्या इसका रिवर्स में इस तरीके से कह सकता हूं कि अगर 5 प्लस 3/11 होगा तो क्या मैं उसे सही में लिख सकता हूं। अगर उसे सही में लिखा जा सकता है तो क्या मैं इस नंबर को इस तरीके से कह सकूं कि 14 सही, यानी कि 14 सही 7/11, 14 होल 7/11 होगा, 14 होल 7/11 होगा। तो यहां तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 13 होल 1/9 प्लस 17 होल 2/9 प्लस 20 होल 3/9। सॉल्व आउट करो जी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 13 प्लस 1/9 प्लस 17 प्लस 2/9 प्लस 20 प्लस 3/9, यानी कि इस फॉर्मेट को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर इस तरीके से लिखा जा सकता है तो इसका मतलब है कि आप इंटीजर्स को, पूर्णांक को पहले जोड़ लें। तो 13 और 17 कितने होंगे 30 और 20 कितना 50, कितना जी 50, यानी कि 50 टोटल।
प्लस अगर फ्रैक्शन की बात करूं 1/9, 2/9 और 3/9, तो आप इस तरीके से 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9, इसका मतलब है कि आपका जो एलसीएम है सेम है 9, एलसीएम सेम है 9, तो मैं लिख सकता हूं जी 50 प्लस कितना 3 to 5 और 1 कितना 6/9, और इसको अगर डिवाइड कर दूं तो 3 2 और 3 3, यानी कि 50 प्लस 2/3, तो कितना होगा जी 50 होल 2/3, यानी कि 50 सही 2/3, क्योंकि प्लस के नंबर को प्लस में इस तरीके एक इंटीजर और फ्रैक्शन का अगर जोड़ है तो उसे सही में लिखा जाता है, यानी कि इस तरीके से उसे सही में लिखा जा सकता है कि 50 सही 2/3 होगा। ठीक है जी। देखो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इन छोटी छोटी चीजों पर कमांड नहीं होगी तो जो आपके अच्छे क्वेश्चन होंगे आप उनको लेंथी करोगे, तो आप इस पे ज्यादा कमांड करोगे, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्मेट पे ही ज्यादा कमांड होगी, तो ही आपके क्वेश्चन आसान में जल्दी होंगे। तो इसी के कारण मैं आपको बेसिक पढ़ाया, और बहुत ही ज्यादा बेसिक है कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है। तो अभी इस पे थोड़ा और डिवाइड माइनस करना भी देखें कि माइनस किस तरीके से होगा, तो माइनस किस तरीके से होगा इस चीज को देखते हैं। देखिए माइनस किस तरीके से होगा, देखिए आपको पेशेंस से पढ़ना होगा, क्योंकि मैं एकदम से क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकता। बेसिक चीजें आपकी होंगी, क्वेश्चन जो भी होगा जितना भी लेवल का होगा वो मैं आपको पूरा करा दूंगा, क्योंकि जो आपका बेस है, यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं यूपीएसआई के फॉर्मेट के लिए, यानी कि यूपीएसआई के जो पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस बेस को पूरा करूंगा। ठीक है, जो भी यूपीएसआई के पिछले पेपर होंगे उन पूरे के पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे 2017 इत्यादि में, क्योंकि 2017 में जो क्वेश्चन पेपर आए और उनके अंदर जो नंबर सिस्टम, देखो परसेंटेज इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाता, लेकिन परसेंटेज का यूज जब सीआई के अंदर होगा, प्रॉफिट लॉस के अंदर होगा या डिस्काउंट के अंदर होगा, तो क्वेश्चन एक जेन्युइन तरीके से अच्छा क्वेश्चन बनता है। अकेला परसेंटेज का टॉपिक इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाता, लेकिन अगर आप इसे तैयार नहीं करोगे तो आपका सीआई, एसआई या परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपके होंगे आप उन्हें अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो आपका बेसिक तैयार होना जरूरी है, और उस बेसिक के लिए मैं आपको सबसे पहले फ्रैक्शन की बात बताई कि फ्रैक्शन है क्या। अब थोड़ा सा इसे माइनस करेंगे, माइनस करने का मतलब है कि अब घटा के देखते हैं जी फ्रैक्शन, उसके बाद फ्रैक्शन फॉर्मेट पे और परसेंटेज फॉर्मेट पे हम चलेंगे। समझिए क्या है। मान लिया आपने कहा कि 13 माइनस 3 रेज 1/3 होल 1/2 है, यानी कि 13 में से 3 सही 1/2 घटाना जी आपको। तो किस तरीके से घटाएंगे जी आप, यानी कि या तो आप इस तरीके से करोगे कि 13 माइनस 2 या 6 और 1 7 बटे कितना 2। अब आप 16 आउट करो तो 2 और 13 दूनी 26 माइनस कितना 7/2, तो कितना हो गया जी आपका 19/2। यानी कि अगर सॉल्यूशन करूं तो कितना होगा 2 9 18 और कितना जी 1/2, यानी कि 9 सही 1/2। कितना जी 9 सही 1/2, यानी कि अगर 13 से 3 सही 1/2 माइनस करूं तो आपका रिजल्ट होगा 9 सही 1/2 के। अगर 9 सही 1/2 होगा तो क्या मैं इसे इस तरीके से भी कह सकता हूं, ध्यान से समझिए, 13 माइनस 3 रेज 1/2, इस तरीके का क्वेश्चन है। मैं लिख लिया आपका इस तरीके से 13 माइनस, अब ध्यान से समझिए, क्या इस 3 सही 1/2 को, यानी कि 3 सही 1/2 को, क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि 3 + 1/2 आया ना, 3 सही 1/2। अगर 3 सही 1/2 का मतलब होगा 3 + 1/2, तो मैं इस 3 सही 1/2 को लिख लिया 3 + 1/2, 3 + 1/2। अब आप एक काम करिए, जो 1/2 है इतना ही आप इसमें ऐड और इतना ही माइनस कीजिए 1/2। तो 1/2 और 1/2 का जो रिजल्ट होगा कितना 1, तो 3 और 1 कितना 4, यानी कि 13 माइनस आप 4 माइनस 1/2 कह सकते हैं, तो भी 3 सही 1/2 ही होगा। अब 13 माइनस 4 यानी कि 13 माइनस 4 और प्लस कितना 1/2। तो अब आप ध्यान से समझिए कि जो माइनस किया आपने वो केवल इंटीजर किया जी, क्या किया जी, इंटीजर किया।
यानी कि 13 माइनस 4 इंटीजर ही है, तो इंटीजर आपने माइनस कर दिया कि 13 माइनस 4 क्या है, इंटीजर है, और प्लस कितना है, 1/2 है। अब समझिए, अगर 13 माइनस 4 कर दो तो रिजल्ट क्या होगा आपका, 9 होगा साहब, और प्लस कितना, 1/2 की होगा। और अगर मैं इस तरीके से 3 से 1/2 को लिख सकता हूं, तो रिटर्न में क्या लिख सकता हूं कि 3 प्लस 1/2 का मतलब 3 से 1/2 होगा। तो इसी तरीके से 9 प्लस 1/2 का मतलब क्या होगा, 9 से ही 1/2 होगा। यानी कि आप इस तरीके से और इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सवाल को आसान तरीके से देखें, यानी कि मैं क्या करना चाह रहा, ध्यान से समझिए, आप एक काम करोगे, आप 13 में से यहां पूर्णांक कितने हैं, तो आप कहोगे इंटीजर है 3 से ही 1/2 एक फ्रैक्शन है, और उसमें इंटीजर पूर्णांक रूप में क्या है, 3 है। तो मैं क्या करा दी, 13 में से जितना यहां पूर्णांक है उससे एक ज्यादा घटाया, तो 13 और 3 से एक ज्यादा कितना है, 4, तो 13 माइनस 4 कितना होगा, 9। कितना होगा जी, 9 होगा। अगर 9 ही होगा तो इसका मतलब होगा कि अब आपको क्या करना, तो आप इसके हर से, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस कर दो, हर से अंश घटा दो, तो 2 में से 1 गया कितना, 1, और अपॉन 2, तो ये आपका क्या होगा जी, माइनस होगा। क्या होगा आपका, माइनस होगा। अभी इस पे एक दो मैं और समझाता हूं, ध्यान से समझिए। मान लिया, समझिए, देखिए, मान लिया 57 माइनस कितना, 13 हो, 9/13 है साहब। यानी कि 57 में से 13 सही 9/13 घटाना, यानी कि 57 माइनस 13 सही 9/13 आपको माइनस करना इसमें 57 में से, 57 में से। तो क्या करेंगे, 57 में से आप 13 से एक ज्यादा घटाओ, तो कितना घटाऊं, 14, कितना होगा जी, तो 57 माइनस 14 कितना, 3, और कितना, 43, कितना होगा, 43, यानी कि आप सीधा भी घटा सकते हैं, 43। और अब आप इस 13 में से 9 माइनस कर दें तो रिजल्ट कितना होगा, 4, कितना होगा, 4 अपॉन कितना जी, 13। यानी कि अगर 57 माइनस 13 सही 9/13 है, तो आप उसे इस तरीके से 43 सही 4/13 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 43 सही 43 सही 4/13 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखिए, मान लिया जा 123 माइनस 71 सही 73/129 है। 123 माइनस 71 सही 73/129 है, ये आपको माइनस करना है। तो किस तरीके से, तो इसी तरीके से 123 में से आप 71 से अगला नंबर घटाओ, तो कितना, 72। अगर मैं 72 घटा दूं, ध्यान से समझिए, 123 और माइनस कर दो कितना, 72, तो कितना, 1, और यहां कितना जी, 12 में से 7 गए कितने, 5, तो 51। यानी कि मैं 51 सही 129 से अगर 73 घटाऊं तो कितना जी, तो 9 में से 3 गए कितने, 6, कितना, 6, 9 में से 3 गए कितना, 6, और 12 से 7 गए कितने, 5, अपॉन कितना, 129 है, अपॉन कितना, 129 है। तो इसका मतलब होगा कि अगर मैं माइनस कर दूं, 123 माइनस 71 सही 73/129 है, अगर मैं माइनस कर दूं तो इसका मतलब होगा आपका 51 सही 56/129 मतलब होगा। उम्मीद है कि इतनी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। अब फ्रैक्शन, आपने बेसिक फ्रैक्शन देख लिया कि बेसिक फ्रैक्शन आपने देख लिया कि किस तरीके से बेसिक फ्रैक्शन को हम यूज करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं परसेंटेज के बेसिक पार्ट पर, जहां परसेंटेज और किसके बीच में रिलेशन होगा, फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन होगा। किस तरीके से समझिए, तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब है क्या, तो प्रतिशत का मतलब है चीज़ों को 100 पे रिप्रेजेंट करना। मतलब अगर मैं कहूँ कि 1% का मतलब क्या होगा, तो 1% का मतलब होगा 1/100, 1/100। या मैं कहूँ कि 20% का मतलब क्या है, तो 20% का मतलब है 20/100 या 20 × 1/100। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि फ्रैक्शन में इसका मतलब होगा 1/5 या 25%। तो 25% का मतलब कितना होगा, 25 × 1/100। यानी कि 25 × 1/100 कैंसिल आउट करो तो इसका फ्रैक्शन में मतलब क्या होगा, 1/4। यानी कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें तो इसका मतलब होगा 100 से डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे। अब आप ध्यान से समझिए,
अगर 1% का मतलब 1/100 है तो 100 इंटू 1 कितना होगा, तो 100% इक्वल टू रिजल्ट होगा 1, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब अगर 100% की वैल्यू 1 है तो अब आप ध्यान से समझें, अगर 100 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 में भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो इसका मतलब होगा 200% बराबर किसके, 2 के। इसी तरीके से अगर मैं 100 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने परसेंट होगा, 300%, और आपका रिजल्ट किसके बराबर होगा, 3 के। यानी कि 100% का मतलब 1 है, 200% का मतलब 2 है, 300% का मतलब 3 है, तो 400% का मतलब 4 होगा, 500% का मतलब 5 होगा, और 600% का मतलब 6 होगा। मतलब कि 100% का मतलब फ्रैक्शन में 1 होगा, यानी कि 1/1। 200% का मतलब 2 होगा, 300% का मतलब 3 होगा, 400% का मतलब 4 होगा, 500% का मतलब 5 होगा। यानी कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में देखें तो 1 2 3 4 5 100%, 200%, 300%, 400% की वैल्यूज क्या होंगी, 100% की वैल्यू 1, 200% की वैल्यू 2, 300% की वैल्यू 3, 400% की वैल्यू 4, और 500% की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि 1/2 का मतलब क्या है, तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, अगर परसेंटेज में चेंज करूं तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से, तो कितने परसेंट होगा, 50%। कितने परसेंट, 50%। मतलब या मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि 100% की वैल्यू 1 है, तो इस नंबर को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें, और इसको भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब 50% इक्वल टू कितना होगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, 1/100 से। किससे, 1/100 से, यानी कि 20% का मतलब कितना होगा, 20 गुना 1/100, यानी कि 1/5 के होगा। अब आपको कुछ फ्रैक्शंस याद करने होंगे, कि कुछ फ्रैक्शंस याद करने होंगे परसेंटेज में, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो। मैं उनको लिख देता हूं, आपको इनको ध्यान रखना होगा। किस तरीके से, ध्यान से समझिए। मान लिया आपने कहा कि 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होगा, तो 1/2 का मतलब परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना जी, 50%। कितने परसेंट, 50%। इसी तरीके से अगर 1/3 की बात करूं और आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज का मतलब कितना होगा, 33 सही 1/3%, या आप कह सकते हैं 33.33%। 33.33%। या 1/4 की बात करूं तो सीधा ही 1/4 का मतलब अब क्या होगा, तो 1/4 का मतलब क्या होगा, तो आपका मतलब होगा 25%। 1/5 का मतलब, तो 1/5 का मतलब होगा 20%। 1/6 का मतलब क्या होगा, तो 1/6 का मतलब होगा आपका 16 सही 2/3%, या मैं कह सकता हूं कि 16.666%, या आप इसको कह सकते हैं 16.67% अप्रोक्सीमेट में। 16.67% यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, क्योंकि 1/6 है, तो जो अपॉन में 6 है इसके अंदर 3 भी होगा, तो इसका मतलब पॉइंट्स के बाद में डिजिट कितने होंगे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। 1/7, तो 1/7 का मतलब कितना होगा, 14 सही 2/7%। 1/8 तो कितना होगा जी, 12 सही 1/2%। और 1/9 का मतलब कितना होगा, 11 सही 1/9%, या आप कह सकते हैं 11.9 कितना, 11 सही 1/9%। यानी कि 1/9 का मतलब कितना होगा, 11 सही 1/9%। और 1/10 का मतलब कितना होगा, तो 1/10 का जो मतलब होगा वो 1/10 का मतलब होगा 10%। 1/11 का मतलब क्या हुआ, तो 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। इसी तरीके से 1/12, 1/12 का मतलब होगा 8 सही 1/3%। 1/13, 7 सही 9/13%। 1/14, तो आपका मतलब होगा 7 सही 1/7%। 1/15, तो 1/15 का मतलब कितना होगा, 6 सही 2/3%। और 1/16, 1/16 का मतलब होगा 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%।
अब अगर मैं आपको कहूं कि 1/18 का मतलब क्या होगा, तो 1/18 का मतलब होगा 5 सही 5/9%। 1/19 का मतलब क्या होगा, तो 1/19 का मतलब होगा 5 सही 5/19%। तो इस तरीके से 1/2, 1/3, 1/8, 1/9, 1/12 इन जितने भी फ्रैक्शन है मोस्टली इन्हीं फ्रैक्शन से क्वेश्चन किए जाते हैं, मोस्टली इन्हीं फ्रैक्शन से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये फ्रैक्शन आपको थोड़ा सा यूज टू करना है। अब आप ध्यान से समझिए कि इससे अलग और क्या समझें, ध्यान से समझिए। अब आपने शायद समझा, मान लिया आपने कहा कि 1/2 का मतलब क्या है, तो 1/2 का मतलब है 50%। तो अगर 1/2 का मतलब 50% है, अगर 1/2 का मतलब 50% है, तो आपने 3/2 की बात की कि 3/2 का मतलब क्या होगा, यानी कि 3/2 का मतलब क्या होगा, 3/2 का परसेंटेज में मतलब क्या होगा, कि 3/2 का परसेंटेज में मतलब क्या होगा। अब आप ध्यान से समझिए, अगर आपको 3/2 निकालना है, कि 3/2 निकालना है, तो आप इस रिजल्ट में से ऐसा कोई नंबर उठाओ जिसके अपोन में 2 हो, तो इसका मतलब 1/2। 1/2 का मतलब कितना, 50%। तो अगर 1/2 का मतलब 50% है, तो आप इस साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 × 1/2 इक्वल टू 3 × 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3/2 का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट किसके बराबर है, 150%, यानी कि 150% के बराबर होगा। यानी कि 3/2 का मतलब कितना होगा, 150%, 150% हुआ। इसी तरीके से अगर आपने कहा, इसी तरीके से आपने कहा कि 4/5 का बताओ, 4/5 का, कि 4/5 को फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखा, मतलब कि परसेंटेज में किस तरीके से लिखेंगे 4/5 को, तो 4/5 को परसेंटेज में लिखने का तरीका क्या होगा। आप यहां से ऐसा नंबर, ऐसा फ्रैक्शन उठाओ जिसके अपोन में 5 हो, जिसके अपोन में 5 हो। तो 5 किस में होगा, 1/5। तो इसका मतलब है मैं यहां लिख सकता हूं कि 4 × 1/5, ऐसा लिख सकता हूं इसको। तो और 1/5 की जो वैल्यू होगी वो होगी 20%। तो इसका मतलब होगा 4 × 20%, किसकी वैल्यू होगी, 1/5 की वैल्यू 20% होगी। तो रिजल्ट कितना आया आपका, 80%। कितने परसेंट आया आपका रिजल्ट, 80%। यानी कि 4/5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 4/5 की वैल्यू होगी आपकी कितने परसेंट, 80%। अगर आपने कहा 2/7 की वैल्यू निकालो, 2/7, तो 2/7 का मतलब होगा 2 × 1/7। तो 1/7 की वैल्यू कितनी है, 14 होल 2/7, यानी कि 14 सही 2/7%। तो वैल्यू पुट कर दूं तो 2 × 14 सही 2/7%, यानी कि 1/7 का परसेंटेज में रिजल्ट क्या होगा, 14 सही 2/7%। तो रिजल्ट क्या होगा जी, अब ध्यान से समझिए, इस 2 की मल्टीप्लाई 14 में भी होगी और इस 2 की ही मल्टीप्लाई 2 में भी होगी। तो इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई 14 में कितना हुआ, 28, 28, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में कितना, 4 कितना 7, यानी 28 सही 4/7%, यानी कि 28 सही 4/7% इसका रिजल्ट होगा 2/7 का। किसका, 2/7 का कितना होगा, तो आपने कहा कि 2/7 का जो रिजल्ट होगा वो होगा 28 सही कितना, 4/7%। अगर मैं आपसे कहूं कि 3/7 का रिजल्ट, 3/7 का, अगर 3/7 की बात करूं तो 3/7 का मतलब होगा 3 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू क्या है, 1/7 की वैल्यू है 14 सही 2/7%। तो इसका मतलब होगा कि 3 × 14 सही 2/7%। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, इस 3 की मल्टीप्लाई 14 में करूं तो कितना होगा, 42, कितना होगा 42, यानी कि आपने मल्टीप्लाई करी 14 × 3 तो कितना 42, और 3 × 2 कितना 6/7, यानी कि 3/7 की वैल्यू होगी 42 सही 6/7%, यानी 3/7 की वैल्यू होगी 42 सही, 3/7 की वैल्यू कितनी होगी, 42 सही 6/7%। इसी तरीके से कुछ और फ्रैक्शंस को चेक करते हैं, ध्यान से समझिए किस तरीके से। मैं कहा आप 3/8 को निकालिए, परसेंटेज निकालिए 3/8 का। तो 3/8 का मतलब क्या होगा, तो 3/8 का मतलब होगा कि आप इस 3/8 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 1/8, और 1/8 की वैल्यू क्या है, परसेंटेज में 1/8 की वैल्यू है 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% है, तो 3 × अगर 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/2% है, तो आप मल्टीप्लाई करो जी,
3 की मल्टीप्लाई अगर 12 के साथ करें तो कितनी होगी 36, और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करूँ तो कितना 3/2 इतने परसेंट। लेकिन अब आप ध्यान से समझिए कि जो यहाँ लिखा हुआ टर्म होगा किस तरीके से होगा। अगर मैं 17 को डिवाइड करूँ कितने से 5 से डिवाइड किया तो 5 दिया 15 कितना 2, तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 3 सही 2/5 के, यानी कि 5 को 2 को अभी भी 5 से डिवाइड करना है। तो जो 2 होगा इस 2 का मतलब क्या होगा रिमाइंडर, क्या होगा रिमाइंडर। इस 5 का मतलब क्या होगा आपका डिवाइजर होगा। तो इसका मतलब क्या कभी भी रिमाइंडर यानी कि शेषफल भाग देने वाली संख्या से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन यहां जो आपका रिमाइंडर है 3 वो भाग देने वाली संख्या से बड़ा है, तो इसका मतलब आप दोबारा रिमाइंडर को भाग दें तो कितना होगा 2 से 3 को डिवाइड करूं तो कितनी बार, एक बार। तो इसका मतलब जो जितनी बार आपने डिवाइड करा वो 36 में ऐड होगा तो कितना 37, यानी कि अगर मैं 3/2 की बात करूं तो इस रिजल्ट को क्या लिखा जा सकता है 1 + 1/2, यानी कि एक बार पूरा डिवाइड होगा और बचेगा क्या 1/2। तो इसका मतलब जो पूर्णांक है वो 36 में ऐड हुआ 37 और रिमेनिंग क्या है 1/2%, यानी कि 3/8 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका मतलब है कि 3/8 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। तो जो बेसिक परसेंटेज थे कि बेसिक परसेंटेज थे जो आपके यूजफुल हैं वो मैं आपके सामने लिखे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसमें, तो किस तरीके से क्वेश्चन देखो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि आप 3/8 का परसेंटेज बताओ, आप मतलब 300% का मतलब क्या होगा, 2/7 का मतलब क्या होगा परसेंटेज में। इस तरीके से आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरीके के फ्रैक्शंस देगा। ध्यान से समझिए किस तरीके से। मान लिया जाए आपने कहा 116 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे। 116 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करना। अब अगर आप इसको 3 की मल्टीप्लाई 116 + 2% करके निकालने की कोशिश करें तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा। तो आप ध्यान से समझिए किस तरीके से। क्या मैं इस रिजल्ट को इस तरीके से लिख सकता हूं कि 100% प्लस 16 सही 2/3%, 100% प्लस 16 सही 2/3%। तो इस दो पार्ट में आपने तोड़ दिया, ऐसे दो पार्ट में आपने तोड़ दिया जिसका फ्रैक्शन आपको पता था, यानी कि 100% का मतलब क्या है 1, 100% का मतलब क्या है 1। तो इसका मतलब 100% का फ्रैक्शन में मतलब होगा 1 और प्लस 16 सही 2/3% का मतलब क्या होगा, तो 16 सही 2/3% का मतलब आपका क्या होगा 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन में मतलब होगा 1/6। तो इसका मतलब मैं क्या लिख दूं 1/6 और 16 आउट करूं तो 6 6 और 1 7, 7/6। तो इसका मतलब होगा कि 116 सही 2/3% का मतलब कितना होगा 7/6 होगा। कितना होगा 7/6 होगा। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब ध्यान से समझिए। मान लिया जाए क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, $444 सही 4/9%। आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करो कि फ्रैक्शन में चेंज करो इसको आप। तो फ्रैक्शन में चेंज किस तरीके से करेंगे उसको ध्यान से समझिए। मान लिया आप इसके ऐसे दो पार्ट करो, 2 या 3 या 4 जो आपको बेटर लगे उस तरीके से इसके पार्ट करो जिसके फ्रैक्शंस आपको आसानी से पता हो। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसको 400% प्लस 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9%। 400% का मतलब कितना होगा, तो 400% का मतलब होगा 4, यानी कि फ्रैक्शन में इसका मतलब कितना होगा 4 प्लस 44 सही 4/9% का मतलब क्या होगा, तो 44 सही 4/9% का मतलब आप यहां नहीं लिखा हुआ है तो आपको निकालना पड़ेगा किस तरीके से, ध्यान से समझिए। अगर यहां डिवाइजर की बात करूं तो डिवाइजर कितना है, यानी कि भाग किससे दिया गया 9 से। तो आप ऐसा नंबर उठाओ जिसके अपॉन में 9 हो, तो 1/9। तो 1/9 का मतलब कितना होगा 11 सही 1/9%, यानी कि 1/9 की वैल्यू, अगर 1/9 की वैल्यू
11 सही 1/9% है, तो अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में तो कितना होगा, 4/9 इक्वल टू 11 चौक 44 और 4 की मल्टीप्लाई 1 में होगी 4/9%, यानी कि 44 सही 4/9% का मतलब कितना होगा, 4/9 कितना होगा, 4/9 होगा। तो 44 सही 4/9% की वैल्यू कितनी, 44 सही 4/9% की वैल्यू होगी 4/9। तो फ्रैक्शन कितनी होगी, 9 चौक 36 और 4 कितना 40/9। तो इसका मतलब 444 से ही 4/9% की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 40/9 फ्रैक्शन के रूप में आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, समझिए। सपोज आपको कहा गया 141.25%, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, यानी कि इसको फ्रैक्शन में चेंज किस तरीके से करें, तो या तो आप फ्रैक्शन में चेंज करना है तो अपॉन में मतलब कि आप डिवाइड करो, इसको डिवाइड करने के बाद में आप इसको मतलब कि पॉइंट हटाने के बाद में करें। लेकिन ध्यान से समझो आप इसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं। देखिए, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 100% प्लस 40% प्लस 1.25%, हाँ या ना, 100% यानी कि 100% प्लस 40% प्लस कितना 1.25%, इस तरीके से लिखा जा सकता है 141.25% को। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से समझिए। मान लिया मैं आपसे कहूं कि 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100% की वैल्यू आपके पास है, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, प्लस अगर मैं 40% की बात करूं कि 40% की वैल्यू क्या होगी, तो 40% की वैल्यू 2/5 होगी, यानी कि 40% की वैल्यू की बात करूं तो 40% का मतलब होगा 40/100। अगर 4 से डिवाइड करूं तो कितना, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2/5। तो 40% की वैल्यू कितनी होगी, 2/5। किस तरीके से, ध्यान से समझिए। अगर 20% की वैल्यू 1/5 है तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी आपने, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 20 का डबल कितना 40 और 1/5 का डबल कितना 2/5। तो इसका मतलब 40% की वैल्यू कितनी होगी, 40% की वैल्यू होगी 2/5। लेकिन अगर मैं 1.25% की बात करूं तो आप क्या इसे ऐसा समझ सकते हैं कि 1.25% का मतलब क्या है, समझिए। अगर मैं आपको कहा कि 12.5% की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा 1/8, यानी कि 12.5% का रिजल्ट कितना होगा, 8। 12.5% का मतलब कितना होगा, तो 12.5% का आपका मतलब होगा 1/8। 12.5% का मतलब 1/8 है। लेकिन अब आपको 1.25 की जरूरत है, यानी कि इसका मतलब 0.1 डिजिट और इधर खिसकेगा। तो किस तरीके से खिसकेगा, यानी कि अगर मैं यहां भी 10 से डिवाइड कर दूं तो यहां भी 10 से डिवाइड कर दूं तो यहां 1.25% होगा, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 1/80। कितना होगा जी, 1/80। तो इसका मतलब है कि जो 1.25% है इसका रिजल्ट होगा 1/80। कितना होगा, 1/80। दोबारा समझिए, आपने कहा कि 12.5% की वैल्यू 1/8 है, 12.5% की वैल्यू 1/8 है, तो 1.25% की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 0.1 अंक बाईं तरफ खिसकेगा। अगर बाईं तरफ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको 10 से डिवाइड करना होगा। अगर 10 से डिवाइड करना होगा तो दोनों साइड में 10 से डिवाइड करना होगा। अगर मैं 10 से डिवाइड यहां भी करूं और यहां भी करूं तो इसका मतलब 10 से डिवाइड करूं तो 1.25% और यहां डिवाइड करूं तो इसका मतलब कितना होगा, 1/80। इसका मतलब क्या होगा, 1/80 होगा। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, इसका मतलब एलसीएम कितना, 80। अगर एलसीएम 80 है तो यहां अपॉन में 1 भी, तो इसका मतलब कितना, इस 1 से डिवाइड करूं तो कितना 80, प्लस 5 से डिवाइड करूं तो कितना 16, 16 की मल्टीप्लाई 2 में कितना 32, प्लस कितना 1। तो रिजल्ट क्या आया जी आपका, तो आप जोड़ दो, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 8 और 3 11 बटे कितना 80, यानी कि 113/80, 113/80 आपका रिजल्ट होगा किसका, 141.25% का जो रिजल्ट होगा वो 113/80 होगा। कितना होगा, 113/80 होगा। अब अगर इसका मतलब 113/80 है तो आप ये बात समझ गए होंगे शायद कि मैं इसे किसी भी पार्ट ऑफ व्यू से, मतलब कि इसका कोई भी पार्ट ऐसा कर दो जिसका फ्रैक्शन मुझे आसानी से पता हो, तो मैं इसको कैलकुलेट आसानी से कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए।
मान लिया आपने कहा, चलो मैं इससे एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बताने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिए। मैं आपके सामने 1/9 और 11 सही 1/11 इन दोनों की बात करता हूँ। 1/9% की वैल्यू क्या होगी? तो 1/9% की वैल्यू होगी आपकी कितनी? 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, या आप इसे कह सकते हैं कि 11.11%। कितना जी? 11.11%। अब ध्यान से समझिए, मैं आपसे कहा कि दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो जी। आप यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज की साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहां 2 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या होगा? 2/9। तो अगर इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब होगा आपका कि 11 सही 1/9% में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 कितना होगा? 22 सही 2/9%। कितना होगा? 22 सही 2/9%। या मैं क्या कह सकता हूं कि 11.11 में कर दूं तो कितना? 22.22%। इसी तरीके से अगर मैं इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना? 3/9 इक्वल टू, अगर मैं यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना? 33 सही 3/9%, यानी कि आप कह सकते हैं कि 33 सही 1/3%, 1/3% इक्वल, या 11.11% में आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 33.33%। इसी तरीके से अगर 4/9 की बात करूं तो रिजल्ट कितना होगा? तो आप कहोगे कि 44 सही 4/9% होगा, यानी कि 44.44% होगा। यानी कि आप एक बात ध्यान से देखिए हम कि अगर 1/9 है तो 11.11% है, अगर 2/9 है तो 22.22% है, और 3/9 है तो 33.33% है। तो इसका मतलब है कि अगर परसेंटेज की बात करूं तो यहां क्या हर डिजिट सेम है? यहां हर डिजिट सेम है और यहां भी हर डिजिट सेम है। यहां डिजिट 1 है, यहां डिजिट 2 है तो 2/9, डिजिट 3 है तो 3/9, डिजिट 4 है तो 4/9। इसका मतलब अगर किसी परसेंटेज में सब डिजिट समान दिए गए हों, अगर किसी परसेंटेज में सभी डिजिट समान दिए गए हों तो मैं ये बात कह सकता हूं कि वो पक्का 1/9 का ही मल्टीपल होगा। जो फ्रैक्शन होगी वो 1/9 की ही मल्टीपल होगी। अगर वो 1/9 की ही मल्टीपल होगी तो किस तरीके से हम उसे सोल्व आउट करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में किस तरीके से आसानी से चेंज करेंगे? तो ध्यान से समझिए किस तरीके से। मान लिया आपसे कहा 222.22%, 222.22% को फ्रैक्शन में चेंज करो सी। अब सीधी सी बात है कि अगर 222.22% है तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं? 200% प्लस 22.22%। अब 200% का फ्रैक्शन में मतलब होगा 2 प्लस, अब बताओ 22.22% का मतलब क्या है? क्या हर एक डिजिट सेम है? 2 ही है। तो इसका मतलब 1/9 था तो इसका मतलब था 11.11%, तो 2/9 का मतलब क्या होगा? तो यहां भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22.22%, यानी कि अगर हर एक डिजिट ही सेम होगा, अगर हर एक डिजिट ही सेम होगा तो इसका मतलब है अगर 1 होगा तो 1/9, 2 ही होगा तो 2/9, तो 22.22% का मतलब कितना होगा? 2/9। कितना होगा? 2/9। तो 2 दूनी 9 दूनी 18 और 2 कितने? 20, 20/9, यानी कि इसका फ्रैक्शन रूप कितना होगा? 20/9 होगा। कितना होगा? 20/9 होगा, 20/9 होगा। अब आप इसको ध्यान रखना कि भाई अगर हर एक डिजिट सेम है तो वो 1/9 का मल्टीपल होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से सुन। मान लीजिए 1000 44.44%, 1044.44% है। आप इसका परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो जी आप, तो किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज होगा जी? तो क्या मैं इससे लिख सकता हूं 1000% प्लस 44.44%, यानी कि 1000% का मतलब कितना होगा? अगर 100% का मतलब 1 है तो 1000% का मतलब कितना होगा? 10।
अगर 100% का मतलब 1 है, 200% का मतलब 2 है, 300% का मतलब 3 है, तो इसी तरीके से 1000% का मतलब कितना होगा 10। तो 10 प्लस और 44.44% की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका होगी कि अगर 2/9 का मतलब 22.22 है तो 4/9 का मतलब क्या होगा 44.44 होगा, क्योंकि प्रत्येक डिजिट क्या है सेम है। तो क्या लिख लो 4/9, तो कितना हो गया जी 9 की मल्टीप्लाई करो 10 में तो कितना 90 और 4 94/9। तो इसका मतलब होगा कि इसका फ्रैक्शन रूप 94 कितना होगा 9 होगा। कितना होगा 94/9 होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए जी, अब दूसरी फ्रैक्शन यानी कि 1/11। अब आप 1/11 को डिस्कस करते हैं। 1/11 समझिए, 1/11 तो 1/11 का मतलब क्या होगा 9 से ही 1/11%, या इसका मतलब होगा 9.09%। इस तरीके से अगर मैं 1/11 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट क्या होगा 2/11, यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2/11, और अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो कितना 18, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना 18.88%, यानी कि दो डिजिट सेम है 1818, यानी कि यहां भी 18 यहां भी 18 है, तो इसका मतलब दो डिजिट सेम है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी कि 3/11 यानी कि 3/11 इक्वल टू, तो 3 से यहां भी मल्टीप्लाई करूं तो कितना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना 27.27, यानी कि यहां भी दो डिजिट सेम है। यानी कि जो दो डिजिट होंगे दोबारा वही दो डिजिट, दो डिजिट होंगे दोबारा वही दो डिजिट। तो इसका मतलब है कि अगर सभी डिजिट सेम है परसेंटेज के, तो आपका जो फ्रैक्शन होगा किसका मल्टीपल होगा 1/9 का। लेकिन अगर दो डिजिट रिपीट हुए यानी कि 27.27, तो आपका किसका रिपीटेशन होगा, किसका मल्टीपल होगा 1/11। किसका मल्टीपल होगा जी 1/11। मान लीजिए मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो इसका मतलब कितना होगा 5/11। तो 5/11 तो 5 से करूं तो कितना 45.45%, यानी कि 45.45% आपका मतलब होगा। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। तो ये बेसिक सी जानकारी थी परसेंटेज की, जिसको केवल परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन था। अब इसके बाद में जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, कि परसेंटेज का क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ यूज कैसा होगा, तो उसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम। सो थैंक यू। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सर।